Welcome my dear student. This is the video number 4 of the surface chemistry. ये केमिस्ट्री का सरफेस केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 4 है और इससे पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था कोलाइड्स का। क्लासिफिकेशन हमने किसे किया था? कोलाइड्स का। और उसमें ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। अब यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल। तो मैं क्या लिखूंगा आप? क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल। तो ये डिस्पर्स फेज पार्टिकल के बेस पे ये 3 टाइप के होते हैं। डिस्पर्स फेज मैंने कहा था जो हम लोग जिनको सॉल्यूट माने, बिहेव एज अ सॉल्यूट, उनको क्या मतलब डिस्पर्स फेज पार्टिकल बिहेव एज अ सॉल्यूट। तो 3 टाइप के हैं। एक है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स है। सेकेंड है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स है। एंड थर्ड वन है एसोसिएटेड कोलाइड्स। थर्ड वन इज द associated colloids. There are 3 type of colloids on the basis of disperse phase particle. अब 1 by 1 इसके बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो बताऊं disperse phase particle, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, यहां पे लिख रहा हूं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। देखो एकदम सिंपल सी भाषा में बोल रहा हूं मैं। ऐसे कोलाइड्स जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से कम हो, लेकिन जब हम उनको डिस्पर्सन मीडियम में डिसॉल्व करते हैं, वो ड्यू टू द एग्रीगेशन, आपस में जुड़ के ड्यू टू द एग्रीगेशन उनकी साइज बन जाती है, लाइज करती है फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर में। तो क्लियर होगा किस में आ गए? वो कोलाइड्स में आ गए। किस में आ गए? वो कोलाइड्स में आ गए। तो अब अगर मैं सिंपली बोलूं कि कैसे, तो आप बोलोगे दीज आर द कोलाइड्स in which size of disperse phase particle is less than 1 nanometer, but when we add disperse phase to the dispersion medium due to the aggregation or association, their size lies between 1 nanometer to 1000 nanometer. That's why they become colloids. Their size lies between 1 nanometer to 1000 नैनोमीटर है। तो ऐसे कोलाइड्स के एग्जाम्पल हैं जैसे गोल्ड सॉल, जैसे सल्फर सॉल। इनके पार्टिकल की साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होती है। लेकिन जब मैंने बताया तो ये तो हो गए आपके मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, सिंपल। अब हम बोल रहे हैं दूसरा आपका ले रहा हूं आपका, कौन सा दूसरा है बता बेटा? दूसरा है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। मैक्रो मीन्स क्या हुआ बताओ? व्हाट इज द मीन्स ऑफ मैक्रो? मैक्रो मीन्स बड़ा साइज है। तो मैं क्या बोलूं? दीज आर द कोलाइड्स, पहले हिंदी में बोल रहा हूं। ऐसे कोलाइड्स जिनकी साइज
मोर देन 1000 नैनोमीटर हो, लेकिन जब हम उनको डिस्पर्सन मीडियम में ऐड करते हैं, डालते हैं, तो दे स्टार्ट टू डिसोसिएट। वो डिसोसिएट करके उनके साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बिटवीन आ जाएगा। तो मैं क्या बोलूं, अगर मैं बोलूं इसको डिफाइन करूं, नोट्स बना लो, तो मैं क्या बोलूं, दीज आर द कोलाइड्स which have, these are the colloids in which the size of dispersed phase particle, the size of dispersed phase particle is more than 1000 nanometer, clear? But when they dissolve in dispersion medium, they start to dissociate, and then their size lies from 1 nanometer to 1000 nanometer. So that's why they calculated या considered as a colloids. इनको क्या बोलेंगे हम, माइक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स। बहुत सारे इनके एग्जाम्पल हैं। इनके एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं आपके, इनके एग्जाम्पल हैं आपके स्टार्च, प्रोटीन, गम, जेलेटिन। अब जैसे आपके रबर, जैसे नायलॉन, रस्सियां सुटेबल सॉल्वेंट में, नायलॉन, आपका पीवीसी पाइप, बहुत सारे, सेलुलोज, ऑल दीज कंसीडर्ड एज अ माइक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स। क्लियर फंडा हो गया, ठीक। अब तुम्हारा थर्ड वन है, अब जैसे सिलेबस में हट चुका है, तो सेकेंड टर्म के सिलेबस में हट गया है, लेकिन मैं आपको चूंकि है तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सेकेंड वन है, थर्ड वन तुम बोलो क्या बेटा, माय डियर स्टूडेंट, एसोसिएटेड, दिस इज द एसोसिएटेड colloids. Third one is the associated colloids. अब क्या बोलोगे सर कि what is the associated colloids? सिंपल बोलो, associated colloids, these colloids, पहली चीज तो colloids है, these are the colloids which behave as electrolyte when the concentration is lower. जब उनकी कंसंट्रेशन कम हो तो कैसे बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की तरह। बट व्हेन द कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, जब कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, देन दे बिहेव एज अ कोलाइड्स। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे हुआ, जैसे जब उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाए, सोप ले लीजिए, C17H35COONA। आप सोप क्या बोलते हो, सोप के बारे में ध्यान समझना थोड़ा टफ है। तो सोप का एक स्टीरिएट, इट इज द स्टीरिएट, आप बोलोगे सोडियम स्टीरिएट एसिड है, सोडियम स्टीरिएट एसिड या साल्ट बोल सकते हो, सोडियम स्टीरेट। अच्छा, ये सोप का एक फार्मूला है, आप लोग जानते होंगे, सोप इज द फैटी एसिड ऑफ द सोडियम और पोटेशियम साल्ट। क्लियर। तो जैसे वाटर में इनको ऐड करो, जैसे ही वाटर में ऐड करते हो तो किस में टूट जाते हैं, C5H35COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में एकदम। दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट तो जानते हो जो आयनों में टूट जाए। नमक का सोल्यूशन आप लोग जानते होंगे, नमक का तो सोल्यूशन जानते ही होंगे आप लोग, ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये इसमें क्या कहा, एसोसिएटेड, कि दीज आर द कोलाइड्स which on lower concentration behave as a electrolyte, but on the higher concentration they behave as a colloids. So why
ऑन हायर कंसंट्रेशन दे बिहेव एज ए कोलाइड्स। यही समझाना चाहता हूं मैं कि हायर कंसंट्रेशन में ऐसा क्या होता है कि वो करते हैं। तो बात समझो, सोप, डिटर्जेंट इस टाइप के कोलाइड्स हैं। तो देखिए, जब कंसंट्रेशन कम होगी तो ये आयनों में टूटे रहते हैं, लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन ज्यादा हुई, जैसे ही कंसंट्रेशन इनकी ज्यादा होने लगी, तो यही वाला पार्ट, ये वाला हाइड्रोकार्बन विद कार्बोक्सिलेट वाला पार्ट स्टार्ट टू एसोसिएट, आपस में जुड़ना शुरू कर देंगे। और जुड़ना शुरू करेंगे तो उनकी साइज बढ़ना शुरू हो जाएगी, जुड़ना शुरू होंगे तो उनकी साइज बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिसको आप मिसेल फॉर्मेशन टेंस में बोलते थे। तो जब जुड़ना शुरू हो जाएंगे उनकी साइज बढ़ जाएगी, 1 नैनोमीटर टू 1000 हो जाएंगे, और वो बिहेव एज अ कोलाइड्स हो जाएंगे। तो मैं बोलूंगा ये कैसे बनते हैं मिसेल? मिसेल ड्यू टू द एग्रीगेशन ऑफ द कोलाइड पार्टिकल। अच्छा, अभी यही आता है कि व्हाट इज द मिसेल, वो समझाने चल रहा हूं। एक चीज बेटा और ध्यान से समझना कि बात ये है, जैसे मतलब क्या नाम है, भूल रहा हूं, जैसे सोप है, तो सोप को अगर पानी में डालते हो, जब पानी बहुत ज्यादा हो, 1 ड्रम मान लीजिए वाटर हो, और उसमें इतना सोप डालो, तो क्या वो झाग बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा साबुन 1 लीटर में डाल दो, 2 लीटर पानी में डाल दो, झाग बन गया। इसका मतलब वहां जब कंसंट्रेशन ज्यादा तो कोलाइड्स बने, कंसंट्रेशन कम तो वो इलेक्ट्रोलाइट बन गए। अच्छा, एक आता है मिसेल टर्म आता है, मिसेल। अब जैसे मिसेल टर्म, मिसेल क्या होता है? मिसेल। अब मिसेल है क्या? तो मिसेल यही हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, जब इनको रिप्रेजेंटेशन करो, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा बताओ? तुमने रिप्रेजेंटेशन का किया होगा, ये कार्बन क्या होगा? ये हाइड्रोकार्बन हाइड्रोफोबिक होते हैं, और ये क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक। तो इसका मैं देखो, ये हेड वाला पार्ट क्या होगा? ये होगा हाइड्रोफिलिक। क्या होगा ये? हाइड्रोफिलिक वाटर को। और ये वाला पार्ट हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट क्या होगा? टेल वाला, ये हेड इज द हाइड्रोफिलिक, और टेल क्या है? टेल इज द हाइड्रोफोबिक। फोबिक आपने इसको सबको 10th में पढ़ा होगा, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। तो ये वाला पार्ट है। अब ऐसे बहुत सारे जुड़ जाएं, जैसे मान लीजिए मैं अगर एक पार्ट ले लो, ये दिमाग लगाओ, अगर ये मान लीजिए डर्ट है, ये डर्ट है, तो डर्ट क्या होता है बताओ मुझे? डर्ट इज द मिक्सचर ऑफ ऑयल प्लस डस्ट। डर्ट इज द मिक्सचर ऑफ ऑयल। देखो आप दिमाग लगाओ, आपका मतलब जहां कपड़ा गंदा कहाँ होता है? जहां ऑयली होता है। देखो ये ऑयल, ये ऑयल, यहाँ पसीने वाला ऑयल, यहाँ गंदा होता है। ऑयल प्लस डस्ट इज नोन एज डर्ट। ऑयल प्लस डस्ट इज नोन एज डर्ट। क्लियर? अगर ये जो क्लीन करते हैं, तो ये जो हेड वाला पार्ट है हाइड्रोफोबिक, इस डर्ट से मिलेगा और इसको मिसेलाइजेशन पोर्शन बनाएगा, मिसेल। तो जैसे मान लीजिए ये आ गया सोप, देखिए ये सोप के पार्टिकल या डिटर्जेंट के पार्टिकल यहाँ पे इससे अटैच होने लगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, सोप इज अ सरफेस एक्टिव एजेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट कौन होते हैं? जो सरफेस पे ही इकट्ठा हो जाए, जिससे कि सरफेस टेंशन कम हो जाए। ठीक है? तो अब क्या हुआ देखिए, मान लीजिए ये इसको कर लिए, इसको कवर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये है आपका ग्रीस, ये डर्ट, तो इसके चारों तरफ ये बन जाएंगे। ठीक, ये बन गया। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे? इस पूरे को बोलेंगे हम लोग कलेक्टिवली नोन एज मिसेल। इट इज कलेक्टिवली नोन एज द मिसेल। तो मिसेल क्या है? कब बनते हैं? जब कोलाइड पार्टिकल एग्रीगेट होते हैं। एक पॉइंट और बता देता हूं जल्दी से। वो पॉइंट ये है कि मिसेल जिस टेम्परेचर पे, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मिसेल बनना स्टार्ट होता है, तो जिस टेम्परेचर पे मिसेल बनना स्टार्ट हुआ उसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं बेटा? क्राफ्ट टेम्परेचर।
क्राफ्ट टेम्परेचर, और जिस कंसंट्रेशन पे इट इज सीएमसी, कभी कभी आता व्हाट इज द सीएमसी सर, सीएमसी बच्चे पूछते हैं, तो सीएमसी इज द लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द कोलाइड्स एट विच it is the least concentration of the dispersed phase particle at which colloid formation take place, जिससे कि कोलाइड या एसोसिएटेड कोलाइड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. It is the concentration at which colloids start to form associated colloids. कोई टेंशन नहीं. सोप की सीएमसी होती है 10⁻⁻⁴ to 10⁻³ मोल पर लीटर है. इतने अगर होते हैं तभी झाग बनना शुरू होता है, अदरवाइज झाग बनेगा नहीं. मैं इसको समराइज करता हूं, ज्यादा लंबा नहीं ले जाता हूं क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. आपको सीएमसी पता लग गया, इट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन एट विच एसोसिएटेड कोलाइड्स स्टार्ट टू फॉर्मेट या मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस. व्हाट इज द मिसेल? मिसेल इज द एग्रीगेट ऑफ द कोलाइड्स. ये क्लियर हो गया. व्हाट इज द क्राफ्ट टेम्परेचर? अ टेम्परेचर एट विच मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस. तो मेरे हिसाब से ये तुम्हारा हो गया ए क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स. तीनों हो गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट. याद करिए, एरोसॉल, इमल्सन, जेल, ये सब वाले में तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेक्शन, लायोफिलिक, लायोफोबिक, ये सब दूसरे वाले तीसरे वाले वीडियो में है, और ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल, जो कि मैं अभी डिस्कस किया, मल्टीमॉलिक्यूलर, माइक्रोमॉलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स. रिमेंबर रखना, इन द सेकेंड टर्म multimolecular colloids and macromolecular colloids included in their syllabus. ओके, अब मैं इसकी प्रॉपर्टी बताने चल रहा हूं बेटा. ओके बेटा, हम लोग अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स के बारे में. क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स. एक तुम्हारे में इसी बीच में है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, तो वो भी सिलेबस से हट गया है, और हो सकता है मैं इसके बाद आपको बता दूंगा प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स. ठीक है. प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स. सब कोलाइड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ब्राउनियन मोशन, टिंडल इफेक्ट, और आपके क्या नाम है, कलर, चार्ज, आपका कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, बहुत सारे हैं. कुछ बता रहा हूं आपको. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? आप याद करो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दोज प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट देयर नेचर. क्लियर? अब ये तो दोज प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट देयर नेचर. अब आ जाओ कोलाइड्स में. ट्रू सॉल्यूशन में साइज पार्टिकल छोटे होते हैं. क्लियर? और कोलाइड में साइज पार्टिकल मोर देन 1 नैनोमीटर के होते हैं, और वहां लेस देन 1 नैनोमीटर के. तो आप बताओ, अगर कोई सॉल्यूशन से कोलाइड में आ रहा है तो पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल घटे? दिमाग लगाओ ना. सॉल्यूशन में पार्टिकल छोटे होंगे और सॉल्वेंट क्या नाम है, कोलाइड्स में पार्टिकल बड़े होंगे, तो ये सॉल्यूशन वाले पार्टिकल आपस में जुड़ के साइज बढ़ेगी. इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जितने पार्टिकल सॉल्यूशन में उससे कम कोलाइड्स में है, तो कोलाइड्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी डिक्रीज. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी डिक्रीज किसमें? इन द कोलाइडल सॉल्यूशन. तो क्या होगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी डिक्रीज. पहली चीज. क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे हिसाब से. एक प्रॉपर्टी हमने कही, ये रीच कर गया. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन विल बी डिक्रीज. क्लियर? या लेस देन फ्रॉम सॉल्यूशन. ये क्लियर हो गया. दूसरा, ब्राउनियन मोशन. अब आ गया ब्राउनियन मोशन. मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया, मैं डिटेल में बताऊंगा आपको. व्हाट इज द ब्राउनियन मोशन? तो ब्राउनियन मोशन इज द जिगजैग मोशन.
ब्राउनियन मोशन इज जिगजैग मोशन ऑफ द डिस्पर्स फेज पार्टिकल। ठीक है, जिगजैग मोशन है सर, इससे हमारा क्या उपयोग है? बिल्कुल इसका उपयोग है। ड्यू टू द जिगजैग मोशन दे कोलाइड, डिस्पर्स फेज पार्टिकल कोलाइड टू ईच अदर। तो एक पॉइंट और ध्यान रखना, ये मस्ट है, ये पॉइंट ये है कि कोलाइड पार्टिकल आर स्टेबल ड्यू टू द ब्राउनियन मोशन। एक चार्ज का भी है, लेकिन कभी क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द यूज ऑफ ब्राउनियन मोशन या व्हाट इज द फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइड पार्टिकल, तो आप बोलोगे कोलाइड पार्टिकल आर स्टेबल ड्यू टू देयर ब्राउनियन मोशन। अब चलो मैं बता रहा हूँ ब्राउनियन मोशन है क्या। एक ये रूम है, चल आपका ये रूम है, और इस रूम में छोटे छोटे गुब्बारे फ्लोट कर रहे हैं। वो गुब्बारे जब तक आपस में कोलाइड होंगे तभी तक वो स्टेबल होंगे, अदरवाइज दे विल बी सेटल डाउन। वो क्या हो जाएंगे? वो सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाएंगे। समझ गए? अब एक चीज और मान लो, ब्राउनियन मोशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कोलाइड पार्टिकल के। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो मैं इसके बाद बताऊंगा, अभी ये तीनों बताऊंगा। अभी ये सेकंड पार्टिकल है, ब्राउनियन मोशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कोलाइड पार्टिकल, साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? अरे यार तो कॉमन सेंस है, जो मोटा खूब होगा रनिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जिनकी साइज छोटी होगी आसानी से रनिंग करेंगे। ये सिंपल सा है, जिनकी साइज छोटी मोबिलिटी ज्यादा, जिनकी साइज बड़ी उनकी मोबिलिटी कम। एक फंडामेंटल हो गया। क्लियर? ब्राउनियन मोशन इज द जिगजैग मोशन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी। Brownian motion is inversely proportional to the size of colloidal particle. Finish. इतना तुमको आना चाहिए। अब मैं आ गया टाइंडल इफेक्ट में। तुम्हारे किस इफेक्ट में आ गया? टिंडल इफेक्ट में। बेटा अब हम लोग एक चीज और देखते हैं, वो है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट टिंडल इफेक्ट। ओके बेटा, टिंडल इफेक्ट। चलो इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। आपने टिंडल इफेक्ट सबसे पहले अगर आपने सुना होगा टर्म नेमिंग, तो वो होगी आपकी किसमें क्लास 9th में। तो व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट? आप बोलोगे टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। किसके जरिए? बाय द डिस्पर्स फेज पार्टिकल। तो होता क्या है इससे? दे मेक द विजिबल पाथ ऑफ द लाइट। तो मैं फिर से बोलूं तो टिंडल इफेक्ट इट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डिस्पर्स फेज पार्टिकल, दैट्स व्हाई द पाथ ऑफ द लाइट विल बी विजिबल। तो टिंडल इफेक्ट कोलाइड पार्टिकल शो करता है। अब beam of light, when the beam of light pass through the colloidal solution, their path will be visible due to the scattering of the light. Clear? What is the condition of the Tyndall effect? दो कंडीशन इसकी। पहली कंडीशन ये आपको लर्न करना। फर्स्ट कंडीशन, the size of dispersed phase particle and the diameter of the dispersed phase particle and the wavelength of light should not be greatly differ. अब बोलो सर इसका अर्थ क्या हुआ? जो लाइट में फॉल करा रहा हूं टिंडल इफेक्ट पे, जैसे मान लीजिए ये है, यहां से आपका यहां लाइट, ये मान लीजिए लाइट है, कन्वर्जिंग लाइट है, यहां से स्लिट, यहां से पास आउट हो रही है लाइट, और यहां भी ये डिस्पर्स फेज पार्टिकल है। दिस इज द डिस्पर्स फेज पार्टिकल, और ये आपका है डिस्पर्सन मीडियम, जो हल्के। दिस इज द डिस्पर्सन मीडियम।
और ये आपका डिस्पर्स फेज पार्टिकल है, जो डार्क में जाता है, डार्क सर्किल में है, ये डिस्पर्स फेज पार्टिकल है। अगर कोई लाइट आएगी तो लाइट में डेफिनेटली क्या होगी, वेवलेंथ होगी। तो वो कह रहा है कि ये डब्ल्यू बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आप लेमडा बोलते हैं वेवलेंथ को, ये लेमडा है। किसी दो क्रस्ट के बीच में या किसी दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लेमडा। ये कह रहा है कि जो लेमडा हो, वेवलेंथ हो, उस वेवलेंथ और इसके डायमीटर में डिफरेंस ना हो ज्यादा। अगर ज्यादा डिफरेंस हो गया तो वेवलेंथ जो लाइट होगी वो कोलाइड ही नहीं होगी किससे, डिस्पर्स फेज पार्टिकल से, तो स्कैटरिंग भी नहीं होगा और टिंडल इफेक्ट भी नहीं शो होगा। आप याद करो, सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं शो होता। क्यों नहीं शो होता, क्योंकि जो डिस्पर्स फेज पार्टिकल है उसकी साइज 1 नैनोमीटर से कम है। तो जो लाइट पड़ती है, लाइट की वो ज्यादा हो जाती है वेवलेंथ, तो वो उससे कोलाइड नहीं होती। अब भाई अगर मैं ऐसे पास आउट कराऊं इसको और इसकी इससे कोलाइड ही ना हो, ये डिस्पर्स फेज पार्टिकल, इसको मैं डीपी बोल रहा हूं, इससे कोलाइड ही ना हो तो कहां स्कैटरिंग होगी। तो पहली कंडीशन, द डिफरेंस बिटवीन डायमीटर ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट बीम डज नॉट डिफर ग्रेटली, पहली चीज। दूसरा, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन और लाइट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मस्ट बी हायर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होगा तो क्या होगा, स्कैटरिंग ज्यादा होगा। आप याद करो, मुझे तो 9th या 10th में देखो, और 11th और 12th में भी होगा, कोई लाइट आ रही है, लाइट अगर रेयर से डेंसर गया तो क्या होगा, टूवर्ड नॉर्मल जाएगा, रेयर टू डेंसर वाटर के साथ। अगर उसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना टूवर्ड नॉर्मल जाएगा। कोई मतलब डेंसर टू रेयर जाए, डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा वो डिफर करेगा। मेरी बात समझ गए। तो उनके बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी डिफर ग्रेटली। दो चीजें हो गई। टिंडल इफेक्ट क्या, वो समझ गए, मेरी बात समझ गए। और ये ध्यान रखना, टिंडल इफेक्ट में जितनी साइज बड़ी होती है ना, उतना ज्यादा वो दिखाई पड़ता है। तुम ही देख लो, कोई चीज दूर से क्यों दिखाई पड़ता है, जो दूर से दिखाई पड़े उसका मतलब क्या हुआ, उसकी साइज बहुत बड़ी है, वहां से लाइट का रिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ या स्कैटरिंग ज्यादा हुई, जो हमें दिखाई पड़ रही है। मेरे हिसाब से आप लोगों को कुछ क्लियर हो रहा है। टिंडल इफेक्ट क्लियर हो गया, उसकी कंडीशन क्लियर हो गई। अब आ गया मेरा कलर। व्हाट इज द कलर। कलर को फिनिश करता हूं, फिर आज के लिए इतना ही छोड़ देता हूं। कलर, टिंडल इफेक्ट हो गया। टिंडल इफेक्ट की दो कंडीशन हो गई, मैं बता दिया आपको। और टिंडल इफेक्ट सस्पेंशन शो करता है, कोलाइडल शो करता है, ट्रू सॉल्यूशन शो नहीं करता। आपका हो गया कलर। अब यार कलर, तो कलर का तो एक सिंपल सा फंडा है। कलर ऑफ द कोलाइड पार्टिकल, डिपेंड ऑन द वेवलेंथ of the scattering light by the disperse phase particle। जो डिस्पर्स फेज पार्टिकल जो लाइट स्कैटर्ड कर रहा है, उसकी वेवलेंथ पे कलर डिपेंड करेगी। तो मैं क्या बोलूं, कलर ऑफ द कोलाइड पार्टिकल डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटरिंग लाइट। क्लियर फंडा हो गया एक लाइन। अच्छा, आपको पता है E इक्वल टू क्या होता है, बताओ मुझे। E इक्वल टू क्या होता है? E इक्वल टू होता है MC स्क्वायर, एक ये है। या एक इक्वल टू होता है, E इक्वल टू होता है H न्यू, या E इक्वल टू क्या होता है, H न्यू में C अपॉन में लेमडा। ये पता है आपको, लेमडा एनर्जी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन बात समझ गए, ये सब ये आपको पता होना चाहिए। एक चीज कलर है, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं आपको कि जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड सॉल्व, तो गोल्ड सॉल्व जो होंगे, ध्यान रखना, जब उनकी पार्टिकल साइज बहुत छोटा होगा, जब वो बहुत छोटे फाइनेस्ट पार्टिकल होंगे, फाइनेस्ट पार्टिकल होंगे,
तो उनकी साइज होगी रेडिस होती है। अब रेडिस लिख सकते हो, रेडिस होती है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वो फर्स्ट पर्पल, देन ब्लू, देन इट कन्वर्ट इनटू लास्ट में गोल्डन। तो अगर जैसे गोल्ड की साइज बहुत छोटी होगी, पार्टिकल की साइज, तो क्या होगा, वो रेडिस होगा। और थोड़ी बढ़ी तो क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो रही है तो किस में गई, पर्पल में। और थोड़ी चेंज हुई वेवलेंथ, गोल्ड में, क्या नाम है उसको, ब्लू में। और एट में जब वो एकदम आ जाएगा उसमें रेंज में, तो इट बिकम अ, यू कैन से गोल्डन इन कलर। तो उनकी साइज की पार्टिकल अगर इंक्रीज होती जाएगी तो उनका कलर भी इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है और उनके वेवलेंथ में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो कलर डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटरिंग लाइट बाय द डिस्पर्स फेज पार्टिकल। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। आज आपके लिए बेटा इतना ही। आशा करूंगा कि आप लोग स्वस्थ हो और थोड़ा मुस्कुरा भी दिया करो, खुश रहो। ओके बेटा।